10th के एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही मैंने सोच लिया था कि IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है। एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद लगा कि इतना आसान नहीं है। 11th में कितना स्कोर आया? 97%। क्या बात कर रहा है भाई, सही में? सही में? हाँ। और 10वीं में कितना था? 90? 96। बढ़ गया तेरा? हाँ। अवार्ड दे देना भाई इसको। ये पहला बच्चा है मेरे को मिला है जो 11th में जिसका स्कूल में स्कोर बढ़ा है। 12th के प्रैक्टिकल्स की तैयारी में 12th के स्टार्टिंग से ही गया था। मुझे पता था कि JEE मेंस के साथ वो क्लैश कर सकते हैं। फाइल्स वगैरह तो पहले से पूरी कर थी। टीचर से रिक्वेस्ट करके मैं लैब में अकेले भी चले जाता था कई बार। मेरा पढ़ाकू ही है तू। एक बार मैंने एक गलती भी कही थी कि 1-1.5 महीने मैंने अपनी स्लीप कट करना स्टार्ट कर दी थी। अरे नहीं, 4 साढ़े 4 घंटे की स्लीप हो गई थी। बाप रे। और ये डेफिनेटली बता रहा हूँ, ये सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, स्लीप कटिंग कराया था, उसकी वजह से बीमार हुआ था। और उसकी वजह से फिर वही थोड़ा सा जो तेरा नॉर्मल रूटीन है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया होगा। हाँ। पेरेंट्स को कैसा लग रहा है रिजल्ट? पेरेंट्स को काफ़ी बढ़िया लगे। खुश है? हाँ। अभी घर में कोई किसी ने इंजीनियरिंग में मतलब तुमसे बेटर रैंक लाए हैं ऐसे? पहले ही JEE मेंस 1 में मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैंने एडवांस पे ज़्यादा फोकस किया था। तो अगर आपको कोई लास्ट कुछ बच्चों को अपनी तरफ से सजेशन देना हो, जर्नी कैसे लिखनी है अपनी JEE की, ठीक है, तो आप बता सकते हो। मैं बस सिर्फ बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि हेलो बच्चों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं JEE वाला चैनल पर। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि JEE एडवांस का हमारा रिजल्ट आ चुका है और इस बार PW से AAR 52 भी आई है, जिसका इंटरव्यू आउट हो चुका है। अलग सर के साथ इंटरव्यू आया है एंड आई होप आप सभी बच्चे इन सभी इंटरव्यूज से काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि उनकी भी जर्नी कहीं ना कहीं आप ही लोगों के जैसी है, ठीक है। लेकिन वो किस पड़ाव पर आके कैसे डिसीजंस ले रहे हैं जिसकी वजह से इस रैंक में इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज़ को या फिर बोलिए उस रैंक्स जो हमारे पास PW से आई है उनके साथ और डिस्कशंस को, जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो पाए, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे साथ मयंक है, ठीक है, जो PW के स्टूडेंट रहे हैं ऑनलाइन से। इन्होंने अर्जुना और लक्ष्य दोनों बैच लिए थे। इनकी जो रैंक है मैं इन्हीं से पूछवाऊंगा कि कैसे कैसी रही है और इनकी जर्नी से हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। बीइंग अ टीचर मैं भी सीख सकता हूँ और बीइंग अ स्टूडेंट आप भी सीख सकते हैं। तो मैं पहली बार तो थैंक यू कि आप आए, ठीक है, पॉडकास्ट पर और बच्चों की मदद करने के लिए आप तैयार हैं। थैंक यू सर। तो मयंक अपने बारे में बताओ पहले कि कहाँ से हो और स्कूलिंग कैसे करी, 10th कैसा रहा बताओ। 10th में काफ़ी अच्छा आया था, 96% आए थे। ओके। 10th के एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही मैंने सोच लिया था कि IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है। पता था उसके उस समय तक? हाँ, उस समय पता था मुझे। कौन से स्कूल में थे 10th में? शक्तिनगर नंबर 1 दिल्ली। अच्छा, तो ये प्राइवेट में है या फिर गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट में? मतलब आपको पता था IIT के बारे में? हाँ। दोस्तों से पता लगा, फैमिली से पता लगा, कैसे पता लगा? IIT के बारे में दोस्तों से पता चला था मुझे। अच्छा, तो वो कुछ कोचिंग जा रहे थे या फिर जाने वाले थे, कुछ ऐसा? हाँ, जाने वाले थे ऐसा कह अच्छा, सकते हैं। तो फिर आपने 10th में अच्छा स्कोर किया और फिर आपने IIT की तैयारी स्टार्ट करी। अब कैसे प्लान किया कि कोचिंग कैसे डिसाइड करेंगे? पहले तो वो मेरी अच्छी परसेंटेज थी तो मुझे लग रहा था कि वो बिना कोचिंग के हो सकता है। फिर मैंने पहले 1-2 चैप्टर पढ़े। अच्छा, ये केमिस्ट्री के। ये किसने बताया बिना कोचिंग के हो सकता है? मतलब अच्छी बात है कॉन्फिडेंस था। अच्छा, मतलब आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस था? थोड़ा सा ओके। कॉन्फिडेंस था। तो फिर स्टार्टिंग जब आपकी 10th के बाद जब आप 11th में हो तो आपने खुद से स्टार्ट किया? हाँ, लेकिन न फिर 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद लगा कि इतना आसान नहीं है। कौन सी बुक्स पकड़ी थी पहले पढ़ने के लिए? NCERT से स्टार्ट किया था। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी? हाँ। ठीक है, NCERT से स्टार्ट किया था। कोई रेफरेंस बुक पकड़ी थी उस समय स्टार्टिंग में कि यार ये समझ नहीं आ रही? स्टार्टिंग में नहीं पकड़ी थी। नहीं पकड़ी। तो मतलब ये एक दो दिन में ही समझ आ गया होगा वैसे। हाँ। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने कैसे डिसाइड करा? दोस्तों से पूछा क्या कि कैसे करनी है तैयारी? नहीं, मेरी दीदी ने बताया था कि फिजिक्स वाला रीजनेबल प्राइस में कोचिंग दे, ऑनलाइन में मिल सकता है, इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी अर्जुना 1.0 से। तो दीदी को कैसे पता था फिजिक्स वाला के बारे में? दीदी अभी स्टूडेंट थे या फिर उन्होंने कहीं से हियर करा था इसके बारे में? उन्होंने कहीं से सुना होगा, मतलब अच्छा। 5 साल बड़ी थी वो। अच्छा, तो मतलब उनको कहीं से पता लगा। हाँ। फिर उन्होंने आपको रिकमेंड किया। हाँ। तो आपने डाउट नहीं करा एक बार भी कि यार ऑनलाइन या ऑफलाइन? क्योंकि ऑफलाइन का तो उस समय थोड़ा सा वो था ना कि यार कि ऑफलाइन से भी पढ़ने से रैंक आता है। हाँ, बट मुझे पता था कि मुझे रेगुलर स्कूलिंग करनी है, तो पता था कि ऑनलाइन से ही करना पड़ेगा मुझे।
ऑफलाइन इतना आसान नहीं था क्योंकि आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो क्या आपने 10th से पहले भी अपनी कुछ मतलब ट्यूशन्स या कोचिंग या कुछ ऐसे किया है? नहीं, पहली बार 11th से स्टार्ट किया था मैंने कोचिंग। मतलब आपको 9th 10th का में कोई भी आईआईटी का एक्सपोजर नहीं था, मतलब आपने अपनी नॉर्मल जो स्कूल की टेक्स्ट बुक से वही पढ़ी है? हाँ। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे जिनको पता होता है थोड़ा बहुत आईआईटी के बारे में वो 9-10 से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पीडब्ल्यू का पता लगा, फिर आपने अर्जुना बैच इनरोल किया। हाँ। ठीक है, अर्जुना बैच में जब आप एंटर करे तो कैसी फीलिंग थी? अर्जुना बैच में शुरू में थोड़ा डर लग गया था क्यों? कि मतलब वो कर पाएंगे या नहीं। फिर कुछ टेस्ट थोड़े आसान थे, हल्के से, तो उसमें अच्छे मार्क्स आए, तो उससे Short test। हाँ, शॉर्ट टेस्ट थे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया वो उससे। शॉर्ट टेस्ट का पर्पस ही यही है कि भाई पहले 8-8 क्वेश्चन ही या 10-10 क्वेश्चन दे, बच्चा पहले थोड़ा सा फ्लो में आए और फिर कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे बढ़े। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था 11th में? फिजिक्स में मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था, ओके। बट फिजिक्स से मैंने 11th कंप्लीट कर ली, फिर 12th कर ली, तो वो फिर मैकेनिक्स में धीरे धीरे वीक होने लगा। क्यों रिवाइज नहीं कर रहे हाँ, थे? revise चलो आराम आराम से चलते हैं। तो 11th में आप एंटर करें तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट था। केमिस्ट्री का क्या किया आपने? ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तीनों सब्जेक्ट को मैं बराबर ही मान के चले था। वेरी गुड। पूरी 11th की जर्नी में कहाँ दिक्कत आनी स्टार्ट हुई? क्योंकि आई तो होगी, हाँ। तो कहाँ पर आई आपके लिए? मुझे दिक्कत तब हुई थी जब स्कूल के एग्जाम्स आने वाले थे, क्योंकि ये तब मिड वाले में ही, मतलब जब मिड टर्म भी हाँ। और फाइनल भी, दोनों में ही। हम्म। तो मतलब वो समझ नहीं आया था कि कहाँ पे फोकस करूँ। फिर आप अपने स्कूल जैसे अपना 24 घंटा हो स्कूल के साथ, क्योंकि कई बच्चों के साथ ये डाउट रहता है कि सर मैं स्कूल के साथ हूँ तो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी कहीं ना कहीं जब 11th में था तो होता है, मिसमैनेजमेंट तो होती है। तो आप उसको कैसे कोप अप करते थे? मैंने एक शेड्यूल टाइप बना रखा था कि स्कूल से आने के बाद फिर क्लासेस ही लेनी होती थी। 2 बजे मैं स्कूल से आता था, बिल्कुल सही। उसके बाद 4-5 घंटे की क्लासेस होती थी शायद, और फिर सेल्फ स्टडी, मतलब होमवर्क, असाइनमेंट्स, डीपीपीज। तो करते करते रात कितना बज जाता था? 12 बज जाते थे। और फिर स्कूल का होमवर्क कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि जनरली बच्चों को स्कूल के होमवर्क स्कूल का होमवर्क तो मैं ज़्यादातर स्कूल में ही निपटा लेता था। वेरी गुड, जो मतलब बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिला वहीं पर निपटा लिया। हाँ। टीचर सपोर्टिव थे स्कूल के? हाँ, क्योंकि मैं उनकी क्लासेस में थोड़ा ध्यान देता था, मतलब जब वो पढ़ाए होते थे तब नहीं करता था कुछ ऐसे। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है ना बेटा कि मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है ना, उनको ये दिक्कत आती है कि यार मेरा ना मैनेज नहीं हो रहा है। ठीक है, और हम लोग वैसे क्लास में ये चीज़ बताते हैं कि यार देखो स्कूल को मैनेज करने के भी कुछ रूल्स हैं कि आपकी जो नॉर्मल क्लास होती है ना, तो आप अपनी स्कूल की क्लास अटेंड करो, उनके भी नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि आई होप आपने भी ये चीज़ फील करा होगा कि हमारे नोट्स काफ़ी एलैबोरेटिव फॉर्म में होते हैं, स्कूल में उतनी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ। उनका एग्ज़ाम अलग होता है, उसमें चीज़ों को खुल के लिखना है और न्यूमेरिकल करने के तरीके अलग होते हैं, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, एक तो पहली बात ये है, और उनका अप्रोच अलग होता है। तो आप अपने टीचर को कभी, अगर स्कूल के टीचर को अगर आप अपसेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो मैनेज करना टफ हो जाता है। अगर आप अपने टीचर का कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो स्कूल में, अच्छे से उनके लेक्चर्स देख रहे होते हो, मतलब क्लास कर रहे होते हो, उनका होमवर्क कर रहे होते हो, तो टीचर भी सपोर्टिव फॉर्म में आ जाता है। अच्छा यार तू मेहनत कर रहा है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तू कोचिंग भी जा रहा है, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है, तो कभी कभार तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद आपके टीचर्स इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा रिलैक्स रखते होंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनकी क्लासेस अच्छे से अटेंड करी, उनका काम भी दिया हुआ अच्छे से किया। तो फिर आपका स्कूल का जर्नी रहा, तो 11th में थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट ये आ रहा था आपका एग्जाम टाइम पर। हाँ। वो जो बैकलॉग बनता होगा उसका क्या करते थे? जब बैकलॉग बना था तो एग्ज़ाम के बाद जैसे थोड़ी बहुत छुट्टियाँ होती हैं तो उसमें कवर किया था मैंने वो। मतलब 11th कंप्लीट होने के बाद या फिर वो उसी एग्ज़ाम के बाद? उस एग्ज़ाम के बाद भी किया था, मतलब मैं धीरे धीरे ये थोड़ा तेज़ से लेक्चर्स देख के आ गया था आगे, मतलब मैच कर लिया था मैंने बीच में। अच्छा, एक मेरा पर्सनल डाउट है, क्योंकि आज मैं क्लास में था तो मैं बच्चों को बोल रहा था कि बैकलॉग कवर करने का एक तरीका तो यही बनता है कि आप लेक्चर थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, है ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लेक्चर्स तुमने जल्दी देखे क्या उसमें उतनी ग्रेस्पिंग आती है? मतलब अगर मान लो कि एक लेक्चर था जिसको आप नॉर्मल स्पीड से देख रहे हैं, टीचर के साथ नॉर्मल करा, डीपीपी नॉर्मल करी, टेस्ट वेस्ट सारे नॉर्मल तरीका, उसकी जो लर्निंग है, और एक 2x पर या 1.5x पे लेक्चर लगातार देख देख के 3-4 लेक्चर आपने 2x पर देख लिया है, 1.5x पे देख लिया, किस में आपको लर्निंग ज़्यादा लगती है? मेरे लिए दोनों बराबर ही थे, क्योंकि 1.5x पे मैं देखता भी था तो बीच बीच में पॉज कर लेता जब नोट्स बनाने होते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि जब उनका बैकलॉग होता है ना तो उनका मेजॉरिटी ये निकल जाता है कि मेरे को बस लेक्चर कंप्लीट करना है,
कई बच्चे ये सोचते हैं कि बस लेक्चर कंप्लीट दैट मीन्स मैं अप टू डेटेड हूँ। जब आप बैकलॉग कवर कर रहे हैं और अगर आप 1.5x पे भी देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस को रोक के आप खुद से करें। हाँ तो ये वाली कहानी हुई आपकी बैकलॉग कवर करने की। 11th में कितना स्कोर आया? 11th में हाँ स्कूल में स्कूल में 97%। क्या बात कर रहा है भाई, सही में? सही में? हाँ। और 10वीं में कितना था? 96। बढ़ गया तेरा? हाँ। अवार्ड दे देना भाई इसको। ये पहला बच्चा है मेरे को मिला है जो 11th में जिसका स्कूल में स्कोर बढ़ा है। अच्छा पढ़ाया हम लोगों ने, इसका मतलब यही है। तो जब आप 12th और 11th के बीच की बात करते हैं, जो बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली 1 महीना तो मिला होगा, हाँ। उसमें आपने क्या किया? उसमें फाइनल एग्जाम में जो हुआ था उसका बैकलॉग कवर किया था। ओके। और हाँ, अच्छा थोड़ा समझ गया। थोड़ा बहुत 12th का खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 12th का खुद से पढ़ना, कहाँ से पढ़ रहे थे? हाँ मतलब मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व करना, इजी क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स की एनसीईआरटी में, तो वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। यस यस। आपने यूट्यूब से कभी 11th में सपोर्ट लिया है? यूट्यूब से तो नहीं। मतलब आपने जो प्रॉपर जो बैच में आपको जो कंटेंट मिल रहा है वही आपने कंज्यूम करा है? हाँ, डीपीपीज और मॉड्यूल्स। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि ज़्यादा पढ़ा दिया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ओवरबर्डन तो नहीं फील हुआ? नहीं। कभी ऐसा लगा कम पढ़ा दिया गया? नहीं, मुझे एकदम परफेक्ट कंटेंट लगता था। परफेक्ट कंटेंट लग रहा था। अच्छा, कहीं पर किसी ने आपको ऐसा बोला हो कि यार कि नहीं यार ये और सवाल तो टीचर ने तुम्हारे कराया ही नहीं? जनरली डाउट भर देते हैं दोस्त, है ना? जैसे तू कभी डिस्कशन पे जा रहा है और अपने दोस्तों से बात करी, यार ये वाला सवाल कैसे हुआ, उसने तुम्हारे अंदर डाउट भर दिया कि यार तेरे टीचर ने तो ये वाला सवाल कराया नहीं, भाई तेरा तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा डाउट तो नहीं आया था क्योंकि मुझे पता था कि 11th में नहीं कर पाया तो 12th में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करूँगा ही, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब वो सॉल्व हो जाना था। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस था थोड़ा। और एक्स्ट्रा बुक्स 11वीं में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने भी खरीदी होंगी, कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा? नहीं, HC वर्मा? HC वर्मा खरीदी थी बस। वो उसके कुछ चैप्टर्स किए मैंने बस, सिर्फ कुछ ही करे? बाकी मॉड्यूल्स से किए। वेरी गुड। मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा? क्योंकि एनसीईआरटी तो आई थिंक कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो सफिशिएंट नहीं है, नहीं, तो उसके लिए PYQs कुछ खरीदी हो? मॉड्यूल्स में काफ़ी अच्छे मॉड्यूल से ही आपने PYQs भी कवर कर लिया? हाँ। और केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं? केमिस्ट्री मॉड्यूल से ही बस। तो बहुत सही है यार, बहुत सही। PW के मॉड्यूल्स काफ़ी सफिशिएंट है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। वो तो है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी बच्चों के अंदर ये रहता है ना कि यार इसके अलावा भी क्या। आई थिंक वही है कि आपने ना बहुत कंट्रोल कर लिया अपने आप को, क्योंकि यहाँ ये चीज़ों का भी डिस्ट्रैक्शन, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन होता है कि भाई वीडियोस देखनी है, ये करना है, वो करना है, खेलना कूदना है, और आपने कंटेंट में भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट वे में पर्टिकुलर चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, वेरी गुड यार। उससे अच्छा कंफ्यूजन बढ़ता फिर। हाँ नहीं, ये तो होता, और डाउट भी आता है कि यार कि जैसे HC वर्मा में, जैसे तुमने खरीदी HC वर्मा, कुछ क्वेश्चंस करे तो खुद को ही डाउट रहता है यार कि ये पूरा तो लगाया नहीं है मैंने, ये वाले चैप्टर तो अभी मैंने किए ही नहीं है, तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है। और मेंटली फिर बच्चे को ये लगता है कि यार जैसे मान लो तुमने SHM के पूरे नहीं लगाए, उससे पिछले तक लगाए, तो SHM में हमेशा डाउट रहेगा कि यार ये वाला ना अभी मैंने HC वर्मा से लगाया नहीं है, ये वाला चैप्टर अभी मेरा स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो वो मेंटली ब्लॉकेड क्रिएट करता है। पेरेंट्स को कैसा लग रहा है रिजल्ट? पेरेंट्स को काफ़ी बढ़िया लगे। खुश है? हाँ। अभी घर में कोई किसी ने इंजीनियरिंग में मतलब तुमसे बेटर रैंक लाए हैं ऐसे, या तुम पहले हो? पहले ही हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ा है तुमने? अच्छा, तुम सभी लोगों ने इसने रैंक नहीं बताई ना, अपनी रैंक तो बताओ। 1755 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट 11th एंड 12th के साथ। और यहाँ पर ध्यान से देखो अपने आप को कितना रिस्ट्रिक्ट करा है। रिस्ट्रिक्ट करना ये नहीं होता कि भाई अपने आप को ज़बरदस्ती बांध दिया है, अपने आप को कंट्रोल करा है कि यार ओवरऑल स्टडी वाइज भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखी है, जो टीचर ने पढ़ाया वही पढ़ाया। और आई थिंक उतना ही मोर देन सफिशिएंट होता है। हम लोग क्लास में कई बार बोलते भी हैं बच्चों को कि आप भाई जितना पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो पढ़ लो, और उसके बाद समय बचे तो आप जो करना चाहो कर लो। 12th में जब आप गए तो 11th के तो चलो आपके स्कूल के बहुत अच्छा है, मेरे टाइम पे क्या था, मेरे तो भाई साहब मैं जस्ट पास हुआ था 11th में, क्योंकि मेरा मतलब बोर्ड से और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस फील हुआ था, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए। 12th में जब आए थे तब आपने क्या 11th को रिवाइज कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग से करा या पहले 12th पर फोकस करा? पहले 12th पे फोकस किया क्योंकि टाइम ऑब्वियसली स्कूल था तो टाइम इतना मिलता नहीं था कि मैं 11th को भी रिवाइज कर सकूँ। ये था कि मैंने 11th के साथ शॉर्ट नोट्स भी बना रखे थे साथ में, तो वेरी गुड। तो थोड़ी बाद में रिवीजन करने में आसानी हुई, मतलब जब टाइम मिला।
एक्चुअली में ये डाउट आपके शायद दोस्तों में भी यार होता है। 12वीं क्लास के जो भी बच्चे देख रहे होंगे ना, जब 12th का बैच स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है यार मेरी 11th वीक है या 11th आती नहीं है, तो क्या मुझे 12th समझ आएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चा ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि 11th भी रिवाइज करता हूँ, और 12th वीक होनी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। क्योंकि कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको 11th की चाहिए होती है, नो डाउट, लेकिन आई थिंक वो क्लास में टीचर उतना सफिशिएंटली एक्सप्लेन करते हुए चलता है कि अगर आप क्लास को ढंग से करें तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। 12th में कब आपको ऐसा लगा कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? कोई एक ऐसा मोमेंट हो पूरी जर्नी में जहाँ तुम कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो कि यार अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जेई मेंस का एक टेस्ट हुआ था, उसमें जेईई मेन से पहले? नहीं, जेई मेंस का एक टेस्ट हुआ था। अच्छा, मतलब उसमें नॉर्मल टेस्ट बैच में। हाँ, तो उसमें फुल मार्क्स आए थे, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन क्या सिलेक्शन का लगा कि हो जाए? अब तो हाँ। आ गया था उस दिन। और वो कब का था, टाइम था? शायद अगस्त। मतलब मिड ऑफ 12th? हाँ। मिड ऑफ 12th में। और फिर उसके बाद दोबारा फीलिंग कब आई कि हो जाएगा अब सिलेक्शन? उसके बाद एआई बैचेस मिल गए थे, तो उससे भी ये कॉन्फिडेंस तो था ही कि हो जाएगा, मतलब। वेरी गुड। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि बच्चे का ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पढ़ते हो और जनरली बच्चे क्या होता है ना, इसमें कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके भी तो सवाल नहीं होते होंगे ना? हाँ। उसमें क्या सोचते थे? ऐसा नहीं लगता था यार कि मेरे से सवाल नहीं हुआ यार, मेरा रैंक खराब हो जाएगा, दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे, या टीचर ने कंप्लीट नहीं पढ़ाया? ये फ्रस्ट्रेशन होती थी, या फिर आप बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे उसको कि यार नहीं हुआ तो कुछ सीख लेते हैं? नहीं हुआ तो कुछ सीख लेते हैं, ऐसे सोचता था मैं। मतलब मैं सॉल्यूशन देखता था, फिर उसे दोबारा ट्राई करता था। और कभी ऐसा होता था कि मतलब आपने कुछ सवाल लगाए 1 महीने पहले ऐसी सोल्यूशन देख के, हाँ। ठीक है, और फिर अगर आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या करा था, तो गुस्सा आता था? हाँ, आता था। है ना? तो उसको कैसे ओवरकम करते? मतलब ये तो फिर कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात हो जाती है कि आपने 1 महीना पहला सवाल लगाया, आपके सामने आया, आपने देखा यार ये तो वही सवाल है जो मैंने लगाया था, और ये तो मैंने खुद से कर लिया था, अब नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसे में क्या करते थे? ऐसे में मैं उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करता था, शॉर्ट नोट्स बेसिकली उसके। वेरी गुड। तो आप सभी लोगों को यहाँ से इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिल रहा होगा कि जो जर्नी होती है ना भाई जेई की, ठीक है, कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, सवाल नहीं होंगे। एक एटीट्यूड हर टीचर बोलता रहता है कि यार सवाल ना हो ना तो आप रो मत। उस सवाल में ये देखो कि क्लास की ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, और अगर वो आप नहीं सोच पा रहे हो तो रिवाइज अच्छे से करो जो ये कर रहा है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस से ही आपके आंसर निकलेंगे। आप मल्टीपल टाइम्स एक ही सवाल को, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, सेट नहीं है, बुक्स नहीं है, आप एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस को भी मल्टीपल टाइम से ट्राई करके, मल्टीपल मेथड्स ट्राई करके आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर मत रोइए, आप बल्कि मैं ये बोलूँगा कि विद द टाइम आप अपनी चीज़ों को और इम्प्रोवाइज़ करके बेटरमेंट की साइड जाइए, ठीक है। जेई मेंस के फॉर्म भरने से पहले आते हैं, वो उस टाइम पर कहाँ तक सिलेबस हो गया था? जेई मेंस के फॉर्म भरने से पहले आई थिंक ऑप्टिक्स चल रहा होगा, ऑप्टिक्स या मॉडर्न के आसपास। मॉडर्न फिजिक्स चल रहा था। हाँ, मॉडर्न के आसपास होंगे। बोर्ड्स का भी दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और जेई मेंस का तुम फॉर्म भी भर रहे हो। अब 12वीं क्लास के बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब तुम्हारे लिए रियलिटी आएगी। क्योंकि बच्चे ना यहीं पर मिसमैनेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्कूल में ध्यान दिया नहीं, ठीक है, स्कूल के नोट्स बनाए नहीं, और कंपटीशन की तैयारी के चक्कर में उन्होंने स्टेप्स लिखने सीखे नहीं। ये तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि यार अगर मैं क्वेश्चन बोर्ड्स का है तो आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, है ना। ये तुम अपने आप को रिकॉल करवा रहे होगे, और जब मैं जेई का कर रहा हूँ तो मुझे स्पीड भी चाहिए, और मैं कुछ स्टेप्स मिस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम कैसे तैयारी कर रहे थे अपनी 12वीं में? बोर्ड्स लेवल को कैसे तैयार कर रहे थे साथ बाय साथ, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, और जेई की तैयारी कैसे कर रहे थे? बोर्ड्स की तैयारी में बस ऐसे करा था कि इस स्कूल में जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ लेता था, उस जितना वो बोलते थे उतना करता था, और बाकी ये एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करता था। और आपने कोई मतलब उसके पास्ट ईयर्स लगाए थे बोर्ड्स के? नहीं, बोर्ड के पास चेयर लगाने का टाइम नहीं मिल पाया। टाइम नहीं मिल पाया था। और जेई मेंस के लेकिन आप पीवाईक्यूज अपने प्रॉपरली लगा रहे थे? हाँ। कौन से ईयर से लगाए थे? लगाए होंगे, पिछले 10 ईयर्स के तो लगाए होंगे। पूरे लगा लिए थे आपने? ओके। तो जो आपका बोर्ड्स का जो तैयारी था, प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स डिप हुए, इंक्रीज रहे, कांस्टेंट रहे, कैसा रहा? प्री बोर्ड्स में मेरे मार्क्स कांस्टेंट थे, मतलब वही 95-94% के आसपास चले। आप उसको अच्छे से मैनेज करते हुए चल रहे थे। यार ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि
स्कूल के साथ जो जनरली बच्चों को ये डाउट रहता है ना कि स्कूल के साथ क्या मैनेज किया जा सकता है, वो है, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरा टाइम क्या था कि मैंने 11th थोड़ी सी डिस्टर्ब करी थी अपने टाइम पर, लेकिन 12th के आते आते प्री बोर्ड्स तक मेरा भी स्कोर, मैं समझ गया था कि दोनों खेल कैसे हैं, ठीक है। बोर्ड्स के लिए क्या डिमांड है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। और ये वाला एक और बच्चों का डाउट रहता है, क्योंकि मैं जितने भी आपसे सवाल पूछा ना, ये बच्चों के डाउट है, एंड आई होप बच्चे क्लास में जो आप पूछते हो ना, आपको सवाल मिलते जा रहे होंगे। क्या जेई की तैयारी करते करते, जेई का अगर एक टीचर से आप पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं, क्या बोर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा इनपुट्स चाहिए? सोच के बता, आराम से बताना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा इनपुट्स या हो सकता है यस सर, आपको थ्योरी लिखनी सीखनी पड़ेगी, आपको डायग्राम्स बनाना, कुछ जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा सा तो डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स में। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। आपको एनसीईआरटी पे थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और फिर उससे रिलेटेड थ्योरी लिखनी आनी चाहिए। और डायग्राम्स का भी थोड़ा सा वो है, हाँ, यस, कि आपका डायग्राम्स की practice रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है बेसिकली। और बोर्ड्स के साथ साथ आपके जो दूसरे 2 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश होगा और कौन सा था? कंप्यूटर साइंस। वो कैसे करा आपने? कंप्यूटर साइंस में तो शुरू से इंटरेस्ट था, तो उसमें तो मैं फुल ही आते थे, हाई हाई बाय। और इंग्लिश? कोडिंग अच्छी आती थी। और इंग्लिश? इंग्लिश थोड़ा कम आता था उसमें। आखिरी के 5 7 10 दिन निकालो तो निकल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, मतलब इंग्लिश के लिए तो अलग से बुक खरीद ली थी मैंने, मतलब पेपर की तैयारी के लिए, बोर्ड्स के लिए। जेई का और एडवांस की तैयारी कराई जाती है, बोर्ड्स की भी तैयारी होती है हमारे लक्ष्य बैच में। लेकिन यस, फिर भी बच्चों को सपोर्ट के लिए सीएस और उसका कंटेंट आपको मिल जाता है। अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो आप यू कैन डू इट वेरी वेल, आराम से हो जाता है। बोर्ड्स का जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तो दैट विल बी इन जनवरी, है ना? और उस समय आपका आई थिंक प्री बोर्ड्स भी चल रहा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का, हाँ, है ना? और उस समय आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे। कैसे मैनेज करा वो टाइम? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं 12th वाले। कईयों का तो थर देखो, हो सकता है आपके प्रैक्टिकल कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे जेई मेंस के साथ, है ना? मे बी शायद आपके साथ ऐसा सिनेरियो होगा, लेकिन कई बच्चों के कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है? तो फिर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर हमारा जेई मेंस का एग्ज़ाम है, ऑल। वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? 12th के प्रैक्टिकल्स की तैयारी में 12th के स्टार्टिंग से ही कराया था। मुझे पता था कि जेई मेंस के साथ वो क्लैश कर सकते हैं, वेरी गुड। तो मैंने फाइल्स वगैरह तो पहले से ही पूरी कर रखी थी, और प्रैक्टिस भी मैं कर रहा था लैब में। टीचर से रिक्वेस्ट करके मैं लैब में अकेले भी चले जाता था कई बार। मतलब पढ़ाकू ही है तू, हैं? यार देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि 12वीं के साथ तभी जेई मेंस आसानी से निकल सकती है व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। और कहानी से आपको शायद समझ आ रहा होगा कि इसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ा है, ठीक है? जो काम जिस समय का था उसको इंपॉर्टेंस दिया, उसको प्रायोरिटी दी। जिस समय प्रैक्टिकल के काम करने थे उस समय प्रैक्टिकल निपटाए, जिस समय कोचिंग का कोई काम करना था उस समय कोचिंग का काम किया, उसको प्रायोरिटी दी, उसको भी निपटाया। और इसमें भी कमियां रह जाती हैं, ऐसा नहीं होगा कि उसका हमेशा सारा कोचिंग का जितना भी होमवर्क दे, जैसे सारे डीपीपीज उसकी सॉल्व हुई या सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व हुए, ये हमेशा कंप्लीट होता जा रहा हो, ऐसा नहीं होगा। किसी दिन छूटेगा, किसी दिन पूरा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस में ना आपकी कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन आपका कंसिस्टेंट वे से बढ़ना बहुत आगे इंपॉर्टेंट रहता है। जेई मीन्स 1 में कितना स्कोर था? जेई मेंस 1 में मैं था 211। 211। और घर वालों को इस स्कोर से कुछ आइडिया लग रहा था कि ये अच्छा है, बुरा है, या तुम्हें कैसा लग रहा था? मुझे तो ये बुरा लग गया था थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये मैं 250 प्लस टारगेट गया था एटलीस्ट। तुम्हें बस अपने लिए बुरा लग रहा है कि यार मेरा स्कोर इतना आना चाहिए था, आया नहीं। हाँ, और बोर्ड्स का जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जेई मेंस में आई थिंक कितने दिन बचे थे तुम्हारे? 10 या 15 दिन ही। जेई मेंस 2 की अगर मैं बात करूँ, 10 या 15 दिन का गैप मिला होगा तुम्हें, हाँ। है ना? उसमें फिर से आपने कैसे अपना बोर्ड से जेई मेंस पर कैसे फोकस लाए, या कॉन्टिन्यूसली बीच बीच में डिवाइड करते रहे? जेई मेंस से 1 में मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैंने एडवांस पे ज़्यादा फोकस किया था फिर। अच्छा, फिर जेई मेंस में मतलब तुमने थोड़ा कम कर दिया, हाँ। और एडवांस का अपना बढ़ा दिया। हाँ, बोर्ड्स का कैसे मैनेज कर रहे थे उस समय? कितना टाइम, मतलब टाइम डिवाइड कर रहे थे दिन का, या फिर कैसे कर रहे थे? जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे तो बोर्ड्स का ही पढ़ रहा था सिर्फ। तो मतलब बेसिकली फरवरी और मार्च का मिड तुमने कुछ भी मतलब एडवांस का ज़्यादा टच नहीं करा, थोड़ा बहुत बीच बीच में करा, और मेनली बोर्ड्स। हाँ, कितना आया था स्कोर फिजिक्स में? फिजिक्स में याद नहीं है मुझे। जेई मेंस 1 का याद नहीं है? नहीं, याद नहीं है। जेई मेंस 2 का याद है? जेई मेंस के स्कोर मुझे सब्जेक्ट वाइज नहीं याद। अब वैसे जरूरत भी नहीं है, अब तो एडवांस का याद है ना। हाँ, एडवांस का याद है। हाँ, ये ठीक है। एडवांस में कितना रहा फिजिक्स में स्कोर? 59। वेरी गुड। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 81। अच्छा, और मैथ्स? 73। ये फिजिक्स में ही सबसे कम है तेरे? मैकेनिक्स की वजह से थोड़ा पीछे आ गया। हाँ, लेकिन वैसे इतना ज़्यादा था नहीं। चलो उस पर भी आते हैं, एडवांस वाले पेपर पर भी आते हैं। तो
जो तुम्हारा जेई मेंस 2 था, तुमने जेई मेंस 2 दिया, लेकिन तुम्हारा मेन फोकस था एडवांस बेसिकली, और तुम एआईआर बैचेस से अपना यहाँ वाला पार्ट अपना तुम एआईआर बैचेस से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। आई थिंक वरुण बैच आपको दिया गया होगा, है ना? तो वहाँ पर भी टीचर सुपर भी है, ठीक है। अच्छा, उसमें कई बार फ्रस्ट्रेशन होता था, हाँ है ना? क्योंकि हमें कई बार बच्चे मिलते हैं वरुण के लिए और वो बोलते हैं कि सर उसमें ना कंटेंट थोड़ा सा भारी हो जाता है ना? तो उसमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आई थिंक वो करना जरूरी भी है क्योंकि एडवांस में उस प्रकार के सवाल आते भी हैं, है ना? आपने अपने टाइम को कैसे डिवाइड कर रखा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और कैसे आपका वीकली पैटर्न था, कैसा आपका डेली पैटर्न था, ये सारी चीज़ें? 6-7 घंटे तो लेक्चर्स में ही जाते थे। उसके बाद जो मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था, डीपीपीज जो मिलती थी। अच्छा, वो वरुण वाली जो आपको मिलती थी। हाँ। और उनका डिस्कशन आप पूरा देखते थे? हाँ, और जो क्वेश्चन नहीं होता था? जो क्वेश्चन नहीं होता था बस उससे सीखने की कोशिश करता था। पता है इससे कुछ नया ही सीखना है, क्योंकि एडवांस के हर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने कोई एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी पहले से कि यार मेरे को ये कॉलेज में ही जाना है या फिर ये ब्रांच रखनी है? हाँ, मतलब ब्रांच के लिए थोड़ा था कि सीएस या रिलेटेड ब्रांच मिल जाए, जैसे मैथ्स एंड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कॉलेज? कॉलेज आईआईटी दिल्ली टारगेट कराया था, हम्म, बट अभी तो इतना आया नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, ड्रॉप का सोचा आपने? नहीं, ड्रॉप का नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा इतनी मेहनत कर पाऊँ। मतलब पूरे 2 साल में तुमने झोंक लिया अपना जितना झोंकना था, अब इससे ज़्यादा नहीं होना है। हाँ, बेस्ट दिया मैंने अपना बेस्ट दिया। वेरी गुड यार, ये एक अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल तुमने जनरेट करा है। तुमने अपना बेस्ट दे दिया, एग्ज़ाम के बाद फिर रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ पर? नहीं। ये हुई ना बात, ये बहुत अच्छा है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं यार कि पता क्या होता है कि अगर आप अपना पूरी जर्नी में अपना अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते हो ना, वो अगर आप दे रहे हो ना, तो एग्ज़ाम से निकलने के बाद भले ही आपसे गलतियाँ भी हो जाएं, यू विल नॉट फील रिग्रेटेड। मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा यार काश मैंने ये और पढ़ लिया होता, या काश मैंने एक और ये चीज़ कर ली होती, या काश मेरा ये सवाल और सही हो जाता। वो वाली फीलिंग ना, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रह जाती है। मेरे से भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि एग्ज़ाम से बाहर निकले हैं और 2-3 सवाल ऐसे थे, देखने के बाद लग रहा था यार काश मैंने ये ना लेक्चर ध्यान से देख लिया होता ना, तो ये सवाल हो जाता मेरे से, तो वो रिग्रेट रह जाता है। बट इस बच्चे के अंदर कितनी अच्छी बात है कि इसने कहा कि सर मैंने अपना बेस्ट दे दिया एंड अब हो गया, इससे आगे बस अब कॉलेज मिलेगा, अपन आगे जाएंगे, आगे का देखेंगे, इससे ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। तो यार देखो, ये एक बहुत प्लेन सी जर्नी है। मैंने बहुत वैसी चीज़ें नहीं पूछी कि फैमिली वाली एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी, क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक कि आप एक स्टूडेंट से या आपने कलीग से, क्योंकि देखो बहुत एज गैप आपके और इनके बीच में ना कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो जर्नी में इनकी प्रॉब्लम्स रही होंगी वही कहीं ना कहीं आपकी भी रहेंगी। कुछ बैकलॉग रहेंगे, कुछ स्कूल के साथ का मिसमैनेजमेंट रहेगा, कुछ स्कूल के प्रैक्टिकल्स होंगे, टेस्ट होंगे, जेई मेंस की तैयारी है, बोर्ड्स की तैयारी है आपकी, और फिर एडवांस की तैयारी है। और जेई की तैयारी कहीं ना कहीं इसीलिए कठिन है क्योंकि आपको बार बार अपने आप को ना अडेप्ट करना है, ठीक है। नीट की तैयारी मैं कह रहा हूँ वो भी एक कठिन है, उसके अपने एक जोन है, ठीक है। नीट की तैयारी एक प्लेन तरीके से कठिन है। हमारी में क्या है ना, कभी जेई मेंस की तैयारी करनी है, कभी बोर्ड्स की तैयारी करनी है, फिर अचानक से एडवांस भी सोचना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बार बार स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सब्जेक्ट्स की भी अलग अलग डिमांड है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स आपको कम टाइम में निपटा दें, कुछ पार्ट्स हैं आपकी बहुत कैलकुलेटिव हो जा रहे हैं। फिजिक्स आपको सोचनी भी है कैलकुलेटिव, और मैथ्स प्योरली कैलकुलेटिव चल रही है। तो हर सब्जेक्ट की डिमांड भी बिल्कुल वाइडली डिफरेंट है। तो जब आप जेई की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो प्लीज़ आप मैंग से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि थ्रू आउट दी जर्नी आपके जो ये प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस कितने आसानी से आप निकाल पाते हैं, और समय के साथ ये सॉल्यूशन निकालने कितने ज़रूरी भी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं कि सर मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, और आप उसको बैठ के 1 महीना निकाल दें, तो आपका सिर्फ नुकसान होगा, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेड ऑन उसका सोल्यूशन निकालिए और आगे बढ़िए। जो भी बेस्ट हो सकता है आप उसके लिए करते रहिए। एंड आई थिंक आपको इस इंटरव्यू से एक चीज़ सीख लेनी है कि यार 2 साल अगर आप ढंग से दे रहे हैं, ठीक है, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। कईयों को ना ये लगता है कि यार ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ना कईयों को ऐसा लगता है कि यार सर टाइम कम था। कभी ऐसा फील होता था तेरे को? हाँ, टाइम कम लगता था। एक बार मैंने एक गलती भी कही थी कि 1-1.5 महीने मैंने अपनी स्लीप कट करना स्टार्ट कर दी थी, जो अरे गलत नहीं जो नहीं गलत नहीं था। नहीं नहीं नहीं, जो गलत था। ये कब का टाइम था? ये था नवंबर के आसपास का टाइम। नवंबर इन क्लास 12th? हाँ, 12th में। कितना स्लीप कट कर रहे थे? 4 साढ़े 4 घंटे की स्लीप हो गई थी। बाप रे। और ये डेफिनेटली बता रहा हूँ, ये सस्टेनेबल नहीं है। हाँ,
मतलब इस टाइम में जो पढ़ा था वो इतने ज़्यादा रिटेन नहीं हो पाया। बिल्कुल वही एक्चुअली में क्या होता है ना कि आप अपनी ईगो तो सेटिस्फाई कर ले जाते हो कि यार कि मैंने अब भाई 18 घंटे पढ़ लिया, 20 घंटे पढ़ लिया, ये आप ईगो सेटिस्फाई कर जाते हो अपने। लेकिन 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी जवाब देना स्टार्ट कर देती है। और प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा भी है करते हुए, एक्चुअली में आपकी बॉडी साइन देती है कि भाई कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर उन साइन को नहीं पकड़ रहे हो ना तो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे तुम कह रहे हो रिटेन नहीं हो पा रहा था मेरे से, दैट वाज अ बॉडी आपको साइन दे रही है कि भाई मत कर। ठीक है, दिस इज नॉट नेचुरल। तू अगर पढ़ता है, नॉर्मल चीज़ें तेरे को याद हो जाती है और तेरे को रिटेन नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट्स नॉट यूजफुल। तो जबरदस्ती के अपने आप बॉडी को स्ट्रेस मत दो। अच्छा एक बात बता, पूरी जर्नी में तू बीमार भी तो हुआ होगा? हाँ, बस इसी टाइम में बीमार हुआ था, जो वो मैं स्लीप कटिंग कराया था उसकी वजह से बीमार हुआ था। और उसकी वजह से फिर वही थोड़ा सा जो तेरा नॉर्मल रूटीन है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया होगा। और फिर वो उसको वापस लाने में एनर्जी लगी होगी। हाँ, इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये अपनी 6-7 घंटे की नींद लो ताकि एनर्जी बनी है। और तू रात को ही सोता था या फिर ऐसा है कि मतलब जैसे नॉर्मली 12 से 6 वाला टाइम है, या फिर डिले रात को सोते हैं, लेट भी सुबह? अच्छा, लेकिन तेरा स्कूल था, तेरे को तो उठना ही पड़ता होगा सुबह सुबह, तो तेरा नॉर्मल स्लीप साइकिल ही था थ्रू आउट द ईयर। तो वही है यार, अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को रखना है। एंड आई थिंक वही सफिशेंट टाइम है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे ना चीज़ों को लेके, तो आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हुई दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसने बहुत, मुझे जहाँ तक लग रहा है बात करने के बाद, कि इसने बहुत चीज़ें प्रॉब्लम आई, बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में उसको देखा, उसका सोल्यूशन निकाला, चुपचाप काम किया। यही किया है तुमने। ठीक है, और चिल हो गए, जो सिलेक्शन हो गया बस हो गया। सर ये मेरे से मेरा बेस्ट था, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं करना है। अच्छी बात है यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप जो आपने ये एटीट्यूड डेवलप किया है ना, ठीक है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि ऐसी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर इट। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी तरीके से ही निकालते हो। ठीक है, प्रॉब्लम आती है, चिल रखो अपने आप को, जो आप कर सकते हो वो कर दो बेस्ट इंटेंशन के साथ एंड लेट इट बी। ठीक है, तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको अच्छा कॉलेज मिले। तो अगर आपको कोई लास्ट कुछ बच्चों को अपनी तरफ से सजेशन देना हो, तो जर्नी कैसे रखनी है अपनी जेई की, ठीक है, तो आप बता सकते हो। मैं बस सिर्फ बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसके साथ शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है, टाइम बाद में बहुत ज़्यादा बचता है। अभी आपको थोड़ा टाइम लग गया है, 1-2 घंटे लग जाएंगे एक चैप्टर के नोट्स बनाने में, पर वो आपको बाद में बहुत अच्छा आउटपुट देंगे। चलो, एक पॉइंट तूने शॉर्ट नोट्स का बोला, मैं पॉइंट बोलूँगा उसके ऊपर जो तेरे को लगता है। टेस्ट के बारे में क्या बोलेगा? टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपका कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर वीक चले है। फिर आप उसको रिवाइज करोगे एंड देन आपके क्वेश्चंस उसके भी होने लग जाएंगे। एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर मैं बोलूँ, इनमें से कौन पहले करना चाहिए, किस बेसिस से उठाना चाहिए, इंटरेस्ट से उठाना चाहिए, कैसे, तुम कैसे करते हो? मेंस में मैंने ये सबसे पहले उठाया था फिजिक्स को, फिर ये उठाया था केमिस्ट्री को, ताकि थोड़ा रिलैक्स मोड आ जाए बीच में। वेरी गुड। फिर एंड में किया था मैथ्स। हाँ, मैथ्स के लिए टाइम निकल गया होगा फिर। हाँ। हाँ, तो बेसिकली आपको थोड़ी सा चालाकी करनी है, क्योंकि हमारा मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव जाता है, तो समय निकालना है और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही निकलेगा। एक्स्ट्रा बुक्स या फिर क्लास के नोट्स एंड डीपीपी मॉड्यूल क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा बुक्स के लिए इतना ज़रूरत नहीं है। पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल, डीपीपीज और लेक्चर नोट्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अच्छा, पीवाईक्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट है? पीवाईक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि ये आप असली क्वेश्चंस कितने कर पाओगे। ये जो क्लास के नोट्स के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े तो ऊपर होते ही हैं, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्या जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर्स छोड़ के जा सकते हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ के जा सकते हैं? मैंने तो नहीं छोड़े थे, सारे निपटा लिए थे। हाँ। अगर छोड़ते तो कुछ फ़ायदा हो सकता था कि कुछ टॉपिक्स और स्ट्रांग हो जाते? नहीं, लगता तो नहीं है। नहीं लगता। और मेंस में क्या पूरा सिलेबस कवर करके जाना जरूरी है? नहीं, मेंस में हो सकता है, मेंस में ये छोड़ सकते हो आप चैप्टर थोड़े बहुत। मेंस में छोड़ सकते हो? उल्टा बोल रहा भाई। मेंस में भाई, बल्कि तुम्हारा परसेंटाइल उस पे है, वहाँ पे हाई परसेंटाइल पे ही हाई कॉलेज है। अच्छा। ठीक है, बल्कि मैं बोलता हूँ मेंस, फिजिक्स की अगर आप बात करो, इजी और मीडियम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मेंस में बिल्कुल भी मत छोड़िए। ठीक है, मेरी राय उल्टी है। ठीक है, हो सकता है यार, देखो सबका अपना अपना है। मेरा यहाँ पर उल्टा है, इसलिए कि जेई मेंस में आपके इजी एंड मीडियम क्वेश्चन है। आप सारे चैप्टर्स के इजी और मीडियम आसानी से कर सकते हैं। स्पीड का खेल है। ये एडवांस में क्या है, आपकी एक्यूरेसी है। आप कम क्वेश्चन करिए लेकिन एक्यूरेटली करिए, गलत मत करिए, वो एडवांस का खेल है।
तो जब आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके कुछ एक आध चैप्टर भी छूट रहे हैं ना, या टॉपिक्स भी छूट रहे हैं, तो आप रिलैक्स रह के कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेंस में मत छोड़ाना। अगर मेंस में तुम 5 सवाल छोड़ के आ गए और एडवांस में 5 सवाल छोड़ गए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेंस में 5 सवाल छोड़ोगे, बहुत पीछे गिर जाओगे, ठीक है। एडवांस में 5 छोड़ोगे, हो सकता है तब भी रेस में हो, ठीक है। अच्छा, तो यही है बेटा, ये मेन आई होप आप सभी लोगों को इस क्वेश्चनेयर से और उस डिस्कशन से आपको भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले होंगे। और चिल होकर पढ़ाई करो यार, मेरा तो हमेशा से यही फंडा है, चिल होकर पढ़ाई करो एंड ऐसी रैंक आपकी भी आ सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स अ लॉट।